नमस्कार दोस्तों, थिंक आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम दृष्टि द विज़न दृष्टि आईएएस के टेस्ट नंबर 6 को देखेंगे, जो ज्योग्राफी सेकंड मैप बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ये जून 2021 की दृष्टि आईएएस है। दृष्टि करंट अफेयर्स टुडे अगस्त 2021 इशू, हिंदी में है ये। तो क्वेश्चन देखेंगे, उसके आंसर्स को देखेंगे और उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, कूपर बेल्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए, यह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच स्थित एक क्षुद्रग्रह बेल्ट है। ऑप्शन बी, यह वह बेल्ट है जो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले धूमकेतुओं के लिए एक मार्ग के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन सी, यह हमारे सौरमंडल के 8 ग्रहों से परे अवस्थित क्षेत्र है। ऑप्शन डी, यह बेल्ट कई आकाशगंगाओं के समूह को एक साथ बनाए रखती है। तो ऑप्शन सी सही है, यह हमारे सौरमंडल के 8 ग्रहों से परे अवस्थित है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। पहले का सी सही है। क्यूपर बेल्ट या पट्टी एजवर्थ क्यूपर बेल्ट के रूप में भी जानी जाती है। सौर प्रणाली का एक क्षेत्र है जो 8 प्रमुख ग्रहों से परे मौजूद है। यह नेपच्यून की कक्षा में 30 खगोलीय इकाई से सूर्य की कक्षा में लगभग 50 खगोलीय इकाई तक फैला हुआ है। न्यू होराइजन्स नासा का एक मिशन है जो बौने ग्रह प्लूटो, ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो, उसके उपग्रहों तथा क्यूपर बेल्ट में अन्य उपग्रहों का अध्ययन करता है। सौरमंडल का एक क्षेत्र जो नेपच्यून की कक्षा के पास लगभग 30 खगोलीय इकाई तक और सूर्य से लगभग 50 खगोलीय इकाई तक फैला हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। पृथ्वी के वायुमंडल और जलमंडल के उद्विकास से संबंधित निम्नलिखित चरणों को कालानुक्रम के अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले गैस उत्सर्जन, दूसरे पे आरंभिक वायुमंडल का ह्रास, तीसरे पे प्रकाश संश्लेषण द्वारा वायुमंडल की संरचना का संशोधन, चौथे में महासागरों तथा अन्य जल निकायों का उद्भव। तो इसमें हमें सही पैटर्न बताना है कौन सा है। तो इसमें सबसे पहले आएगा दूसरा, आरंभिक वायुमंडल का ह्रास, फिर उसके बाद गैसीय उत्सर्जन, फिर आएगा महासागरों तथा अन्य जल निकायों का उद्भव, और फिर लास्ट में आएगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा वायुमंडल की संरचना का संशोधन। तो बी आंसर सही होगा, 2, 1, 4, 3। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है। वर्तमान वायुमंडल के विकास की अवस्थाएं इस प्रकार है। इसकी पहली अवस्था में आदिकालिक वायुमंडलीय गैसों का ह्रास है। प्रारंभिक वायुमंडल जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता थी, सौर पवनों के कारण पृथ्वी से इनका ह्रास हो गया था। दूसरी अवस्था में पृथ्वी की आंतरिक गर्मी ने वायुमंडल के विकास में सहयोग किया। पृथ्वी के ठंडा होने के दौरान इसके अंदरूनी भाग से गैसें और जलवाष्प बाहर निकली। इसी से आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ। आरंभ में वायुमंडल में जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन व अमोनिया अधिक मात्रा में तथा स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में थे। नीसेंट ऑक्सीजन कह लो या ओपन ऑक्सीजन, मुक्त ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन। यह वह प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसें धरती से बाहर आईं, इसे गैस उत्सर्जन, डी गैसिंग कहा जाता है। तीसरा क्या कह रहा है, लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में जलवाष्प और गैस बढ़ने लगी। पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ जलवाष्प का संघनन शुरू हो गया। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के वर्षा के पानी में घुलने से तापमान में और अधिक गिरावट आई, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग करती है और वो घुलने लगी पानी में तो गिरावट आने लगी तापमान में। फलस्वरूप अधिक संघनन और अत्यधिक वर्षा हुई। पृथ्वी के धरातल पर वर्षा का जल गर्तों में या गड्ढों में इकट्ठा होने लगा, जिससे महासागर बने। पृथ्वी पर उपस्थित महासागर पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ सालों के अंतर्गत बने, और अर्थात महासागर 400 करोड़ साल पुराने हैं। चौथा, अंत में जीवों की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल का रूपांतरण हुआ। लगभग 380 करोड़ साल पहले जीवन का विकास प्रारंभ हुआ। यद्यपि वर्तमान से लगभग 250 से 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया विकसित हुई। अतः सही क्रम कौन सा है, 2, 1, 4, 3, अर्थात आदिकालिक वायुमंडलीय गैसों का ह्रास, फिर गैस उत्सर्जन, महासागरों तथा अन्य जल स्रोतों की उत्पत्ति, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल का रूपांतरण। अब प्रश्न 3 देख लेते हैं। तो तीसरा क्या कह रहा है, क्लस्टर विकास कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका ए पार्ट कह रहा है,
भारतीय बागवानी क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए इसकी घोषणा की गई। इसका सेकंड क्या कह रहा है, इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कृषि सहकारिता कोऑपरेटिव एंड किसान कल्याण विभाग को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया। तो इसमें केवल एक सही है, भारतीय बागवानी क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए इसकी घोषणा की गई। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या बात कर रहा है इसमें। तीसरे में क्लस्टर विकास कार्यक्रम CDP क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम भारतीय बागवानी क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए बागवानी क्लस्टर विकास के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर, भारत सरकार ने इस नए कार्यक्रम की घोषणा की। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर। बागवानी पादप कृषि की वह शाखा है जो उद्यान फसलों, आमतौर पर फलों, सब्जियों और सजावटी पौधों से संबंधित है। बागवानी क्लस्टर लक्षित बागवानी फसलों का एक क्षेत्रीय भौगोलिक संकेंद्रण है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की केंद्रीय क्षेत्र योजना के एक घटक के रूप में CDP क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। CDP को बागवानी समूहों की भौगोलिक विशेषज्ञता का लाभ उठाने और उत्पादन के पहले, उत्पादन के बाद, कटाई के बाद, रसद, ब्रांडिंग और विपणन यानी ट्रेड एंड कॉमर्स, तो विपणन गतिविधियों के एकीकृत और बाजार के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर ने 53 बागवानी समूहों की पहचान की है, जिनमें से 12 समूहों को कार्यक्रम के प्रायोगिक रूप से लॉन्च के लिए चुना गया है। इस प्रायोगिक परियोजना से मिली सीख के आधार पर सभी 53 समूहों को कवर करने के लिए कार्यक्रम को बढ़ाया जाएगा। CDP क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के कार्यान्वयन के लिए या इसके अंतर्गत किसी सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई को राज्य या केंद्र सरकार की सिफारिशों के आधार पर क्लस्टर विकास एजेंसी, क्लस्टर डेवलपमेंट एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है या नियुक्त किया जाएगा। CDA क्लस्टर डेवलपमेंट अथॉरिटी या एजेंसी के माध्यम से राज्य सरकार के निकायों की भागीदारी से शिक्षा का इस संस्थागतकरण सुनिश्चित होगा, जिसे भविष्य में देश में नए समूहों के विकास के लिए दोहराया जा सकता है। इस कार्यक्रम से लगभग 10 लाख किसानों को लाभ होगा। उम्मीद है कि सभी 53 समूहों में लागू होने पर इसमें रुपए 10,000 करोड़ के निवेश आकर्षित होंगे। चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा चिनूक पवनों की विशेषता है। पहला, ये पर्वतों के प्रतिवाद हिस्से में अनुभव होने वाली अत्यधिक नम और सघन पवनें हैं। दूसरा, ये अपने प्रवाह क्षेत्र में अचानक उल्लेखनीय तापमान में वृद्धि उत्पन्न कर सकती हैं। तो इसमें सही कूट देखना है। तो ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी ना ही 1 ना ही 2। तो इसका आंसर बी सही है, केवल 2। ये अपने प्रवाह क्षेत्र में अचानक उल्लेखनीय तापमान वृद्धि उत्पन्न कर सकती हैं चिनूक पवनें। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चिनूक का क्या कह रहा है। चौथे का एक्सप्लेनेशन है, चिनूक स्थानीय भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है स्नो ईटर या हिमभक्षी होता है। ये पवनों के उस वर्ग से संबंधित है जो विश्व के उन कई भागों में अनुभव की जाती हैं जहां लंबी पर्वत श्रृंखलाएं बहती हुई पवन के लगभग समकोण पर स्थित है, 90 डिग्री पर। यह एक गर्म और शुष्क पवन है, तो हॉट एंड ड्राई, जो रॉकी पर्वत से नीचे की ओर पहाड़ों के पूर्वी ढलान और पश्चिमी घास के मैदान प्रेरी की ओर बहती हैं। तो रॉकी कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका में है। एंडीज़ कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में है। तो नॉर्थ अमेरिका में कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स के आसपास की बात हो रही है। चिनूक पवन दीर्घावधिक सर्दियों की ठंड से राहत प्रदान करती हैं। चिनूक का एक मजबूत बहाव एक दिन से भी कम
समय में बर्फ़ की बड़ी मात्रा को पिघला सकता है। चिनूक पवनों द्वारा कुछ ही घंटों या दिनों में सर्दियों के तापमान को -20 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ते हुए देखा गया है, जिसके बाद तापमान पुनः अपने आधार स्तर तक गिर जाता है। चलिए अब 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वें में क्या कह रहा है? अटलांटिक मेरिडियन ओवरटर्निंग सर्कुलेशन अमोक AMOC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अटलांटिक मेरिडियन ओवरटर्निंग सर्कुलेशन अमोक उत्तरी अटलांटिक से उष्णकटिबंध की ओर ठंडा जल पहुंचाती हैं। फिर अमोक जो है अटलांटिक मेरिडियन ओवरटर्निंग सर्कुलेशन अमोक पृथ्वी के चारों ओर ऊष्मा और ऊर्जा वितरित करने में सहायक है। तो अमोक उत्तरी अटलांटिक उत्तर अटलांटिक से उष्णकटिबंध की ओर गर्म क्षेत्र जो है उष्णकटिबंध की ओर ठंडा जल पहुंचाती हैं और अमोक पृथ्वी के चारों ओर ऊष्मा और ऊर्जा वितरित करने में सहायक हैं। तो इसमें सी आंसर सही है, 1 और 2 दोनों ही सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। तो 5वें का क्या सही है एक्सप्लेनेशन? इसमें आप देख सकते हैं चित्र को कैसे चलती हैं ये। तो वार्म सरफेस कैसे फ्लो हो रही है? तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है ऊपर से इंडियन ओशियन की तरफ, और फिर किस तरफ जा रही है ये? अटलांटिक ओशियन की तरफ। फिर अटलांटिक ओशियन से होते हुए कहाँ पे जा रही है ये? वापस टर्न कर रही हैं ग्रीनलैंड के पास से, और फिर ये कूल सब सरफेस फ्लो की तरफ जा रही है एंटी क्लॉकवाइज की तरफ। फिर ये फिर क्लॉकवाइज हो रही हैं कहाँ पे? पैसिफिक ओशियन में। तो पैसिफिक ओशियन में जापान के दूसरी तरफ हवाई आइलैंड के आसपास ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। अटलांटिक मेरिडियन ओवरटर्निंग सर्कुलेशन अमोक अटलांटिक मेरिडियन ओवरटर्निंग सर्कुलेशन जिसे अमोक कहते हैं अटलांटिक कन्वेयर बेल्ट के रूप में भी जाना जाता है। पृथ्वी की सबसे बड़ी जल संचरण प्रणाली में से एक है ये, जहां महासागरीय धाराएं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से गर्म और लवणीय जल को पश्चिमी यूरोप जैसे उत्तरी क्षेत्रों की ओर ले जाती हैं तथा दक्षिण की ओर ठंडा जल पहुंचाती हैं। तो अटलांटिक मेरिडियन ओवरटर्निंग सर्कुलेशन जिसे अटलांटिक कन्वेयर बेल्ट के रूप में भी जाना जाता है पृथ्वी की सबसे बड़ी जल संचलन प्रणाली में से एक है, जहां महासागरीय धाराएं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से गर्म और लवणीय जल को पश्चिमी यूरोप जैसे उत्तरी क्षेत्रों की ओर ले जाती हैं तथा दक्षिण की ओर ठंडा जल पहुंचाती है, जो हमने अभी चित्र में देखा इस तरीके से मूवमेंट होता है। उत्तर की ओर अटलांटिक में गर्म जल के प्रवाह के दौरान, तो उत्तर की ओर की बात कर रहे हैं अटलांटिक में गर्म जल के प्रवाह के दौरान, तो अटलांटिक में इंडियन ओशन से जो गर्म जल जा रहा है, जबकि दौरान ये ठंडा होता जाता है। तो ये ठंडा होता जाएगा जैसे जैसे अफ्रीका से होते यूरोप की ओर जाएगा, जबकि वाष्पीकरण से इसकी लवणता बढ़ जाती है। तो फिर से देख लेते हैं। उत्तर की ओर अटलांटिक में गर्म जल के प्रवाह के दौरान यह ठंडा होता जाता है, जबकि वाष्पीकरण से इसकी लवणता बढ़ती जाती है। निम्न तापमान और उच्च लवण सामग्री जल के घनत्व को बढ़ा देती है, जिससे यह समुद्र में गहराई तक चला जाता है। तो तापमान कम होना और उच्च लवण सामग्री यानी साल्ट ज़्यादा होना, तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होना, ज़्यादा साल्टी होना, उसकी वजह से जल के घनत्व को बढ़ा देती है, जिससे समुद्र में गहराई तक चला जाता है। तो ये जो हमने सर्कुलेशन देखा, तो इसमें तापमान अगर ज़्यादा हो गया, तापमान निम्न हो गया, ज़्यादा हो गया, पहले हमने देखा था ना, उत्तर की ओर अटलांटिक में गर्म जल के प्रवाह के दौरान ये ठंडा होता जाता है, तो ज़्यादा तापमान से तापमान ये कम करता जा रहा है, जबकि वाष्पीकरण से इसकी लवणता बढ़ती जाती है, तो साल्ट कंसंट्रेशन इसकी बढ़ती जाती है। तो अब क्या हुआ? वाष्पीकरण हुआ, तो वाष्पीकरण, अब पानी तो ठंडा हो रहा है तो तापमान गिर रहा है। वाष्पीकरण हो रहा था पहले से, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इसमें कंसंट्रेशन सॉल्ट की बढ़ती जा रही है, तो उसकी वजह से डेंसिटी बढ़ती जा रही है, जिससे समुद्र में ये गहराई तक AMOC चला जाता है। गहराई का ठंडा सघन जल धीरे धीरे दक्षिण की ओर फैलता है। अंततः यह सतह
पर वापस खींच लिया जाता है और फिर से गर्म हो जाता है और परिसंचरण सर्कुलेशन पूरा हो जाता है। तो सर्कुलेशन क्या है, पानी अंदर की ओर जा रहा है तो फिर अंदर से बाहर की ओर खींच लिया जा रहा है। तो ये क्या है, सर्कुलेशन कंप्लीट कर रहा है, इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है। महासागरों का निरंतर मिश्रण और ग्रह के चारों ओर ऊष्मा और ऊर्जा का वितरण वैश्विक जलवायु में योगदान देता है। अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग करंट AMO से सुनिश्चित करता है कि महासागर लगातार मिश्रित होते रहे हैं और ऊष्मा व ऊर्जा पृथ्वी के चारों ओर वितरित होती रहती है। धन्यवाद।